नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के अंतर्गत जो भाषाई कौशल होते हैं उनका विकास। यानी मुख्य रूप से 4 भाषाई कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो इन्हीं भाषाई कौशलों का विकास हम जानेंगे। आज मुख्य रूप से हम 2 कौशल की बात करेंगे, श्रवण एवं उच्चारण कौशल यानी सुनना और बोलना। तो सेशन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। और इस चैनल पर विभिन्न विषयों की वीडियो पड़ी हुई है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं तथा अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाषाई कौशलों का विकास। इसके अंतर्गत आज हम श्रवण एवं उच्चारण कौशल के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और जो है आप भी अपना योगदान दे सकते हैं राष्ट्र के निर्माण में। जैसे जो व्यक्ति जिस भी फील्ड में है, अगर वहाँ पे अपना काम ईमानदारी से करता रहे तो वो भी एक प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। जैसे आप सभी विद्यार्थी हैं तो आप ईमानदारी से मन लगाकर पढ़ाई करिए, तो ये भी एक प्रकार से राष्ट्र सेवा का ही कार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है मूल रूप से जो है भाषाई कौशलों का विकास, इसमें जो है हम श्रवण एवं उच्चारण कौशल की बात करते हैं आज। तो पहला है श्रवण। देखिए, श्रवण शब्द जो है श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनने की क्रिया या सुनना। अर्थात श्रवण यानी सुनने से संबंधित होता है। अधिगमन करना, मौखिक संवाद आदि, ये सब श्रवण के ही एक प्रकार से उदाहरण है। श्रवण शब्द अंग्रेजी के लिसनिंग शब्द का पर्याय है। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। लिसनिंग को जो है प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं, यानी एक प्रकार से ये क्या है, निष्पादन की प्रक्रिया कहा गया है। लिसनिंग, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। भाषाई कौशलों के अंतर्गत देखिए 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। में से श्रवण कौशल जो है एक महत्वपूर्ण कौशल है। तो वही मैं बता रहा था आपको, श्रवण कौशल जो है सबसे महत्वपूर्ण श्रवण कौशल ही होता है। शिशु जब जन्म लेता है तो शिशु के जन्म से इस कौशल को सीखने की क्रिया आरंभ हो जाती है। ये देखिए, शिशु के जन्म से ही इस कौशल को सीखने का क्रम आरंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी जो हमारा श्रवण यानी सुनने की जो कौशल का विकास होता है वो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ डेली सुनते रहते हैं और उससे हम अपने जो है सीखने की कौशल का विकास करते रहते हैं। हम जागृत अवस्था में 42% समय सुनने में व्यतीत करते हैं। देखिए, एक सर्वे के अनुसार ये है कि जैसे मान लीजिए हम जग रहे हैं तो पूरे जगने के टाइम का 100% जो होता है उसमें से 42% हम सुनने में व्यतीत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल के महत्व। बालक प्रारंभिक काल से ही सार्थक और निरर्थक अनेक ध्वनियाँ सुनना प्रारंभ कर देता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ मान लीजिए, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय भी जो है ढेर सारे, जैसे जब जहाँ जन्म होता है तो ढेर सारी क्रियाकलाप होती है। क्षेत्रीय, जहाँ पे क्षेत्रीय परंपरा रहती है, थाली पीटते हैं लोग, ढोलक बजाई जाती है, महिलाएं संगीत होता है, तो ये सब ध्वनियाँ बच्चे के अंदर जाती हैं। जैसे ये है, बालक प्रारंभ काल से ही सार्थक और निरर्थक अनेक ध्वनियाँ सुनना प्रारंभ कर देता है। देखिए, जन्म के समय बजने वाली कांसे की थाली, ढोलक, स्त्रियों के गान आदि पहले दिन से ही बालक के जो कण के यंत्रों को तरंगित करने लगते हैं। ये सार्थक ध्वनियाँ कान में बारंबार ना पड़े तो वह बधिर और मूक हो जाते हैं, यानी बहरा और गूंगा हो जाए। मतलब अगर जो बालक जब जन्म लेता है तो उस समय जो है कई ध्वनियाँ जो है बालक के कान में सुनाई देती है। अगर वो ध्वनियाँ अगर शुरुआत से ही अगर बालक के कान में ना पड़े तो गूंगा और बहरा दोनों हो सकता है। प्राथमिक कक्षा में 58% समय सुनने में व्यतीत करता है और जो है कक्षा में लगभग आधा समय अध्यापक की बातें सुनता है। आरंभिक कक्षा में 84% तक समय सुनने में व्यतीत करता है। देखिए, जो डाटा है इसके अनुसार कहा गया है कि जब बच्चा जो है शुरुआत में जब एडमिशन लेता है, शुरुआत में नर्सरी, LKG, UKG या फर्स्ट में मान लीजिए, तो उस समय वो अपना 58% यानी लगभग 60% समय सुनने में व्यतीत करता है। और कक्षा में लगभग आधा समय, जैसे मान लीजिए कोई पीरियड है 40 मिनट का कोई पीरियड है, तो वो आधा से ज़्यादा समय वो अध्यापक की बात सुनने में लगाता है। और आरंभिक कक्षा जो होती है, प्रारंभिक कक्षा वही, उस समय जो है 84% तक समय बालक सुनने में व्यतीत करता है, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, केवल सुनता है कि अध्यापक क्या कहना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं। श्रवण शक्ति के विकास के साधन। तो जो श्रवण शक्ति होती है, सबसे हमारे महत्वपूर्ण कौशल श्रवण कौशल होता है चारों में। अगर हम कुछ सुन नहीं पाएंगे तो उसके प्रति अपनी क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके विकास के साधन क्या है? सुनने की योग्यता विकसित करने हैं तो विभिन्न साधन अपनाए जा सकते हैं। ये साधन छात्र स्तरानुकूल अपनाए जाने चाहिए, यानी बालक का जो स्तर है पढ़ने का उसके हिसाब से अपनाया जाना चाहिए। मान लीजिए छोटा बच्चा है तो आप बहुत बड़े स्तर का जो है साधन अपना रहे हैं तो उससे भी उसके श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाएगा। अब सबसे पहले है कक्षण शिक्षण के दौरान कुछ साधन जो उपयोग कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा, पाठ्यांतर क्रियाओं द्वारा।
तो सबसे पहले आपका है कक्षा शिक्षण के दौरान जो है हम श्रवण शक्ति के विकास कर सकते हैं। उसमें जो है आप बाल गीत कविता के माध्यम से कह सकते हैं, कहानी के माध्यम से विभिन्न मनोभावों जैसे हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, करुणा, ये सभी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला जो है अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन व सस्वन वाचन करके, जैसे कोई पैराग्राफ है, अगर टीचर उसको पढ़ेगा आदर्श वाचन मतलब कोई बिना गलती के, कोई त्रुटि के, सस्वर वाचन, उच्चारण स्थान आदि का ज्ञान दे करके। जैसे कुल हिंदी में जो है 11 स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कुल में जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं अगर उनका हम सही से उच्चारण स्थान बता दें तो उससे भी बालक जो है उसके श्रवण कौशल का विकास होता है। कक्षा में प्रश्न पूछने का अवसर दे करके, तो ये हो गई हमारी कक्षा शिक्षण के दौरान इतने क्रियाकलाप करके हम उसके श्रवण शक्तियों का विकास कर सकते हैं। अब अगला जो है पाठ्यक्रम क्रियाओं द्वारा, यानी कक्षा में जो क्रियाएं करा करके हम ये कर सकते हैं। जैसे है पाठ्यक्रम सहगामी द्वारा, कक्षा बाल सभा द्वारा या ध्वनियों के खेल द्वारा। जैसे कुछ ध्वनियों के खेल होते हैं जिनके द्वारा अगर हम वो खेल करवाएं तो बालक का जो है श्रवण कौशल का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अब अगला जो तीसरा है लास्ट, पाठ्यांतर क्रियाओं द्वारा। तो इसके अंतर्गत जो है शैक्षिक पाठ्यक्रम में ही विभिन्न प्रतियोगिताएं करा सकते हैं हम लोग, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, कहानी प्रतियोगिता हो गई आपकी, और जो है आगे है नाटक प्रतियोगिता हो गई, कविता वाचन प्रतियोगिता। तो ये सब जैसे नाटक प्रतियोगिता में उसकी कोई पंक्तियाँ दी रहेगी, कुछ पैराग्राफ उसको बोलना रहेगा, कविता वाचन में भी उसको बोलना रहेगा। तो जो बच्चे और होते हैं वो सुनेंगे उसको, तो उनके कान में जो है नए नए शब्द जाते रहेंगे और उनका जो है शब्दों का भंडार भी होता रहेगा और वो श्रवण कौशल उनका विकास होता रहेगा। समाचार वाचन के द्वारा, प्रार्थनाकालीन भाषण के द्वारा, आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम सुनकर, वृत्त, चलचित्र, दूरदर्शन आदि को देखकर। तो इन 3 प्रकार से हम जो है बच्चों का जो है श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं श्रवण कौशल के दोष के कारण, यानी जो है बालक सही से सुन नहीं पाता है तो उसमें कुछ दोष आ जाता है। कुछ मान लीजिए सही से सुन नहीं पा रहे हैं तो श्रवण दोष के अंतर्गत आते हैं। तो उसके जो है कुछ कारण होते हैं, उन्हीं कारणों पर ध्यान देते हैं हम लोग। अगर इन कारणों को जो है हटा दिया जाए तो हमारे श्रवण कौशल और अच्छी तरीके से हो सकता है। अब देखते हैं पहला जो है दोष के कारण है सभी, अशांत वातावरण से श्रवण दोष आ जाता है। मान लीजिए कहीं पे कोई कक्षा ही ले लीजिए, आपकी कोई कक्षा संचालित हो रही है, ठीक है, कहीं पे बगल में जो है म्यूजिक बज रहा है तो आप जो है सही से सुन नहीं पाएंगे अध्यापक की बातें। तो उस समय आप जो है कोई शब्द है मान लीजिए आप उसका उल्टा समझ ले गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो उससे भी जो है श्रवण दोष आ जाते हैं। ये अगला है जो श्रवणेंद्रियों में विकार होने पर, यानी जो भी हमारे सुनने के जो यंत्र हैं, जैसे कान है आपका, अगर इसमें कोई बीमारी है या कोई विकार हो गया है तो उससे भी हम श्रवण दोष के अंतर्गत आता है, उससे भी हम सही से सुन नहीं पाते हैं। तो यही हो गया श्रवणेंद्रियों में विकार कारण। अगला जो है ध्यान केंद्रित ना होना, जैसे मान लीजिए कोई भी कुछ चीज़ सुन रहे हैं आप लोग, मान लीजिए कोई वीडियो ही देख रहे हैं तो अगर उसको आपका ध्यान अलग लगा हुआ है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कक्षा जब संचालित होती है तो वो शारीरिक रूप से तो कक्षा में उपस्थित होते हैं लेकिन जो है मानसिक रूप से वो नहीं उपस्थित होते हैं, उनका ध्यान कहीं अलग लगा रहता है। तो उससे भी जो है श्रवण दोष से उत्पन्न हो सकता है। अगला जो है पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता, जैसे मान लीजिए कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो आपको उसके बारे में नहीं पता कि इस पाठ में मुख्य रूप से क्या है, पाठ का सार क्या है, अगर वो क्लियर नहीं है और जो है पाठ जो है क्लिष्टता यानी पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता यानी पाठ जो है बहुत कठिन है, लेवल उसका स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई है, तब भी आप ध्यान नहीं देंगे तो एक प्रकार से अगर ध्यान नहीं देंगे, मन नहीं लगेगा तो जो अध्यापक क्या पढ़ा रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ भी श्रवण दोष के कारण हो सकते हैं। एक साथ 2 काम, अगला जो है एक साथ 2 काम, मान लीजिए कोई आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं तो उससे भी जो है आपका श्रवण दोष हो सकता है। मौखिक कार्य का अभाव, जैसे आजकल का जो ज़माना है लिखित कार्य, पहले जो है सारे काम जो है पहले पढ़ाई भी मौखिक होती थी, एक प्रकार से गुरुकुलों में जो पढ़ाई होती थी आधा से ज़्यादा कार्य 90% कार्य जो है मौखिक जो है अध्यापन होता था और ये सब खत्म हो गया। आप हर चीज़ जो है लिखावट से है, तो ये जो है सबसे बड़ा ये आपका कारण है श्रवण दोष का कि मौखिक कार्य का अभाव हो गया है। शिक्षकों द्वारा आदर्श पठन, तो शिक्षकों द्वारा आदर्श पठन नहीं हो पा रहा है, इससे भी जो है श्रवण दोष होता है। कक्षा में कठोर नियंत्रण, यानी जैसे मान लीजिए कोई टीचर है बहुत सख्ती वाला टीचर है तो उससे भी बच्चों के अंदर जो है कुंठा उत्पन्न हो जाती है, वो उस टीचर के जो विषय को बहुत ध्यान से सुनते नहीं है। तो ये सभी आपके कुल मिला के इतने प्रकार हैं जिससे श्रवण दोष आपका हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो है निराकरण, जैसे मान लीजिए दोष है तो उसको आप निराकरण भी कर सकते हैं, तो निराकरण पर ध्यान देंगे हम। जैसे मान लीजिए शांत वातावरण की व्यवस्था,
ठीक है। सबसे पहले आप जहाँ भी पाठन कर रहे हैं तो अगर जो है वातावरण बहुत शांत रहेगा तो ये विकार खत्म हो सकता है। जैसे मान लीजिए कई कार्य एक साथ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कुछ भी कार्य करें आप तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो अगर शांत वातावरण रहेगा तो श्रवण दोष आपका अच्छा रहेगा। श्रवणेंद्रियों के विकार का उपचार, जैसे मान लीजिए आप जो सुनने वाले आपके शरीर के यंत्र हैं, अगर उसमें कोई उत्पन्न विकार है तो आप डॉक्टर के पास जाकर उसका उपचार करा लीजिए, तब भी आपका श्रवण दोष सही हो सकता है। कक्षा में ध्यान केंद्रित करना, कक्षा में आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो अगर उसमें आप ध्यान देंगे तो इससे टीचर की जो आवाज़ है वो आपके कान में जो है बहुत बेहतर तरीके से जाएगी और आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में भी आएगा। रुचि का विकास, जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं जैसे जिनको कुछ विषय जो है उनका जो 36 का आंकड़ा रहता है वो उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो अगर उसमें आप रुचि लेंगे तो आप सुनेंगे ध्यान से तो आपके समझ में भी आएगा। क्लिष्ट जो है पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना, जैसे कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है, अगर कोई टीचर है उसको एक रोचक ढंग से प्रस्तुत करे तो इससे भी हमारा जो है श्रवण दोष दूर हो सकता है। एक समय में एक ही काम करना, ये देखिए जो आपके श्रवण दोष के कारण थे उन्हीं का निराकरण हो रहा है, उसमें से एक साथ कई काम करना, तो यहाँ पे जो एक समय में एक ही काम करेंगे तो हमें उसमें रुचि भी रहेगी और जो है ध्यान भी रहेगा और उससे जो है निराकरण भी हो जाएगा श्रवण दोष का। मौखिक कार्य को प्रोत्साहन देना, सबसे बड़ा कारण यही है कि जो है मौखिक कार्य का अभाव होता जा रहा है। आजकल सभी कार्य लिखित रूप से हो रहे हैं, तो इस कार्य का अगर हम प्रोत्साहन दें मौखिक कार्य का तो हमारे जो है 80% श्रवण दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। शिक्षकों द्वारा हिंदी शिक्षण में रुचि लेना, देखिए ये जो है बहुत बड़ा कारण है। आजकल की जो शिक्षा है ऐसा माना जाता है कि अगर हम अंग्रेजी माध्यम में पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है तो एक प्रकार से हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन ये गलत है। अगर हम हिंदी शिक्षण में ध्यान देंगे तो हमारे जो श्रवण दोष हैं वो अपने आप जाहिर सी बात है खत्म होते रहेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है निराकरण हो जाएगा श्रवण दोष का। और कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण, यानी ऐसा नहीं कि आप कोई टीचर हैं तो बच्चों को एक प्रकार से तानाशाही की तरह पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इतने प्रकार से हम जो है श्रवण दोषों का निराकरण कर सकते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो आपके श्रवण दोष कारण और निवारण, तो आपको पता चल गया होगा जो श्रवण दोष होता है, श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण दोष और उसके निराकरण। अगला कौशल है जो उच्चारण। देखिए प्राचीन समय में लिखित पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने के कारण शिक्षा की परंपरा मौखिक थी। जैसे मैंने आपको बताया जो है श्रवण कौशल के बारे में, उस समय बताया था कि जो है प्राचीन काल में जो गुरुकुलों में शिक्षा चलती थी तो उस समय जो है पूरी की पूरी शिक्षा मौखिक रूप से आधारित रहती थी। आज जो है मौखिक परंपरा का निर्वहन न्यून रह गया है, यानी खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो ही चुका है और लिखित परंपरा का प्रचलन अधिक हो गया है, जिसके कारण विद्यार्थी भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई चीज़ लिखित में दे दिया गया है, अब आपको कहीं किसी के सामने जो है अपनी अभिव्यक्ति देनी है तो आपके पास जो शब्दों का भंडार उतना नहीं है कि आप अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएँ, ठीक है। तो यही जो है ये सब कमियां आ गई हैं, समाज की कमियां हैं। जो मौखिक रूप से शिक्षाएं चलती थी वो खत्म हो गया है। अभी मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए और आपको 5 मिनट के लिए कुछ बोलने कहा जाए तो आपके पास जो है शब्द भंडार कम पड़ जाएंगे, आप उस पर बोल ही नहीं पाएंगे, आपके अंदर भावनाएं तो बहुत रहेंगी लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कमियां हैं जो है, पहले जो शिक्षा की परंपरा मौखिक थी अब नहीं रह गई है, अब जो लिखित हो गई है तो इसी के कारण हुआ है। जबकि जो कहा गया है, जिससे बताया गया, जिसके कारण विद्यार्थी जो है भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं और शब्दों का अर्थ से अनर्थ हो जाता है। जबकि भाषा की मूल प्रकृति जो है मौखिक है और बोलने की शुद्धता बहुत कुछ मानक उच्चारण पर निर्भर करती है। तो देखिए भाषा की जो है मूल प्रकृति क्या है, मौखिक है, याद रखेंगे, और बोलने की शुद्धता बहुत कुछ मानक उच्चारण पर निर्भर करती है। आप चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ये है आपका उच्चारण। उच्चारण का अर्थ जो है, भाषण का शाब्दिक अर्थ है बोलना, यानी किस उच्चारण से अर्थ है मतलब आप किसी चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं या बोल रहे हैं, चाहे आप कोई चीज़ देख कर बोलें, लिखा हुआ है उसको देख कर बोलें, या आप कुछ भी बोल रहे हैं तो वो उच्चारण के अंतर्गत आता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भाषण के अंतर्गत संयुक्त ध्वनियों और ध्वनि संयोजन का उच्चारण आता है। इस प्रकार बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, अति और विराम का समुचित प्रयोग करना ही उच्चारण है। जैसे मान लीजिए आप कोई उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको ध्यान देंगे आप। ध्वनि व्यवस्था, जैसे वर्णों की क्या व्यवस्था है, बल, किस शब्द पे या किस अक्षर पे आपको कितना ज़्यादा जोर लगाना है, मतलब लय किस तरीके से, जैसे 2 शब्द बोल रहे हैं उनके बीच में कितना अंतर रहना चाहिए, स्वराघात और कितनी तेजी से बोलना चाहिए, गति और विराम मतलब कहाँ पे हमें रुकना है किस शब्द का उच्चारण करते समय,
ये सब जो है उसके जो है महत्वपूर्ण बिंदु है जब आप किसी चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं। तो जैसे आप मान लीजिए आप कोई लाइन बोल रहे हैं, जैसे कोई भी लाइन है, तो उसमें जो है किस शब्द पे हमें ज़्यादा बल देना है, दो शब्दों के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, ये सब जो है इसके जो है तत्व होते हैं। तो एक प्रकार से ये सब जो है शुद्ध उच्चारण के ये एक प्रकार से जो है मूल बिंदु होते हैं। आगे देखते हैं उच्चारण के प्रमुख साधन। जैसे बल है आपका, ठीक है। ध्वनि व्यवस्था, पहले सबसे पहले आपको ध्वनि व्यवस्था जाननी होगी कि जो है कौन सा शब्द या वर्ड कहाँ से बोला जाता है। आप उसका जो उच्चारण स्थान सही से जान लेंगे तभी आप उच्चारण कर पाएंगे। आज जैसे पहला है ध्वनि व्यवस्था आप जान गए, उसके बाद है बल, यानी किस वर्ड या शब्द पे हमें ज़्यादा बल देना है, कितना बल किस पे लगाना है, इसका जानना अति आवश्यक है। जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उसे बल कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई वर्ड का उच्चारण आप कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप शक्ति लगाएंगे तो उसे ही हम बल कहेंगे। जैसे अक्षर, वर्ड, शब्द, बल, वाक्य, आपका वाक्य जैसे ये वाक्य है, हरि घर जाता है, ठीक है, राम घर जा सकता है। तो इस जैसे हरि घर जाता है सिंपल वाक्य है ना, तो ये जो आप उच्चारण कर रहे हैं एक बल लग रहा है, तो यही जो है बल कहलाता है। उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल ना देने से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे जो है कहा गया है राम घर जा सकता है, जैसे यहाँ पे अगर कहा जाता है राम घर जाएगा तो ये निश्चित है कि राम घर जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है राम घर जा सकता है अभी कन्फर्म नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता कि वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। तो जैसे आप जहाँ पे स्वराघात यहीं पे कहा गया है ना कि राम घर जाएगा, तो वहाँ पे जाएगा तो जाएगा, पक्का जाएगा, और राम घर जा सकता है तो यहाँ पे ज़्यादा बल नहीं दिया गया है, तो ये कन्फर्म नहीं है कि जा भी सकता है कि नहीं जा सकता है। अब अगला जो है लय। एक अक्षर को बोलने के पश्चात दूसरे अक्षर बोलने के मध्य जो समान समय देने को लय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभी जैसे यहाँ पे था राम घर जा सकता है, राम बोला उसके बाद घर बोले, तो इसके बीच में जो है कुछ समय का गैप आता है, तो इसे ही जो है हम कहते हैं लय। परिभाषा भी आपकी है कि जो है लय की परिभाषा, एक अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य जो समान समय दिए जाते हैं उसको लय कहते हैं। आपको लय समझ में आ गया होगा, बल भी समझ में आ गया होगा। किसी कोई वर्ड का अगर आप उच्चारण कर रहे हैं जिस बल के द्वारा तो उसे ही वो बल कहा जाता है। लय भी समझ में आ गया। अब स्वराघात देखिए, उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं, यानी उतार चढ़ाव। उतार जो है उतार चढ़ाव, कोई जो ध्वनियाँ हैं अगर आप उसको किस प्रकार से बोल रहे हैं, आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव, तो उसमें जो है कोई वाक्य है बहुत जो है उस पर जोर देके कहा जाता है, कोई वाक्य है जो है ऐसे सिंपल वे में कहा जाता है, तो वही जो है स्वराघात होता है। अब है गति का अर्थ शब्दों समूह के मध्य में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से आता है। गति, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप बहुत लगातार बोले जा रहे हैं, उच्चारण का जो एक निश्चित जो है जो है मानक होता है उच्चारण का, एक जो नियमित गति से आप उच्चारण कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब बहुत तेज आप नहीं उच्चारण कर सकते हैं कुछ कोई भी चीज़ का, और बहुत स्लो नहीं उच्चारण कर सकते, यानी बहुत तेज और बहुत धीमे नहीं उच्चारण कर सकते किसी चीज़ का। एक जो है मानक होता है कि आपको इतनी स्पीड से ही प्रत्येक शब्दों को बोलना है। तो जो है गति का अर्थ सब समूह के मध्य में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से है। अब विराम है अगला। विराम का अर्थ है रुकना, यानी मान लीजिए आप लंबे लंबे वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए यथास्थान पर रुकते हुए पढ़ना। जैसे आपके पास बहुत लंबा पैराग्राफ है, ठीक है, तो आप एक सांस में नहीं पढ़ सकते हैं उसको, एक प्रॉपर तरीका होता है पढ़ने का। तो आप जो है बड़ी बड़ी लाइनों को पढ़ के थोड़ा सा रुकते हैं, तो वही विराम कहलाता है। यथास्थान पर रुकते हुए पढ़ना ही तो ये सब जो है उच्चारण के जो है तत्व हो गए आपके। तो उच्चारण के बेसिकली कितने तत्व हो गए देखिए, उच्चारण के मुख्य रूप से ध्वनि व्यवस्था हो गई, बल हो गया, लय हो गया, स्वराघात हो गया, गति हो गया और विराम हो गया। तो ये सब जो है उच्चारण के मुख्य रूप से तत्व हो गए। अब उच्चारण दोष के कारण, जैसे बहुत लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जैसे श्रवण दोष होता है, इसी प्रकार से उच्चारण दोष भी होता है। तो उसका सबसे पहला कारण है उच्चारण स्थलों का ज्ञान न होना, यानी जो शब्द या वर्ड बोले जाते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, उसका ज्ञान न होना सबसे मेन जरूरी कारण है उच्चारण स्थानों का ज्ञान न होना। उच्चारण के प्रमुख तत्वों का ज्ञान न होना, यानी जो प्रमुख तत्व जैसे आपका बल हो गया, स्वर हो गया, लय और जो है स्वराघात हो गया, लय हो गया, ताल हो गया, विराम हो गया, ठीक है, ये सब तत्वों का ज्ञान न होने से भी उच्चारण दोष आ जाता है। व्यक्ति के ध्वनि यंत्रों में विकार, यानी जो आपके वाक्य यंत्र है, मुंह होता है, जो गला, कंठ होता है, आपका मूर्धा होता है, ये सब अगर इसमें विकार है तब भी आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अध्यापक के अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना, मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ते हैं, उसका उच्चारण कौशल सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, उस शब्दों को शुद्ध नहीं बोल पाता है और आप उसका अनुकरण करते हुए सीख रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है आप भी गलत उच्चारण करेंगे, तो इससे भी जो है उच्चारण दोष आपके अंदर आ सकता है। क्षेत्रता का प्रभाव, जैसे देखिए भाषा की अनेक बोलियां होती हैं, तो बोलियां जो है क्षेत्र के हिसाब से होती हैं। तो आप मान लीजिए आप शुद्ध भाषा कोई बोल रहे हैं, वहाँ पे जो है क्षेत्रता भाषा पे हावी है, तो आप जो है शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं उस भाषा का। तो जो क्षेत्रता का प्रभाव भी रहता है उच्चारण में, ये भी एक दोष का प्रमुख कारण है। अशिक्षित परिवार, मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग शिक्षित नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है शुद्ध उच्चारण न कर पाने का। प्रारंभिक स्तर पर उच्चारण अभ्यास का अभाव, यानी जो बच्चे छोटे होते हैं तो अगर उनको कोई चीज़ उच्चारण नहीं कराया जा रहा है, बार बार शुद्ध उच्चारण नहीं कराया जा रहा है, तो वो बड़े होकर भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो इससे भी जो उनके अंदर उच्चारण दोष आ जाता है। अमनोवैज्ञानिक कारण जो है आपके भय, आशंका, क्रोध आदि, इससे भी जो है आपका उच्चारण दोष पनपता है, मतलब आपके अंदर उच्चारण दोष आ जाते हैं जिससे आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अब इसको निराकरण करने हेतु उपाय, यानी जो उच्चारण दोष आपके जितने हैं उसको आप इन तरीकों से जो है उसका समाधान कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका उच्चारण स्थलों का ज्ञान कराया जाना। सबसे पहले ये भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें शब्दों या वर्णों का उच्चारण स्थल जानना चाहिए। अगर वो जानेंगे तभी हम कोई वर्ण जो है सही से उसका उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है। अब ये सबसे प्रमुख कारण है। अगर ये आपके अंदर आ गया तो आपका जो है उच्चारण दोष हो गया, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। उच्चारण के प्रमुख तत्वों का ज्ञान कराया जाना। जैसे उच्चारण के प्रमुख तत्व मैंने आपको बताया, जो है उच्चारण, पहले उच्चारण स्थान को जानना है, उसके बाद बल, स्वर जो है, लय, स्वराघात, गति, विराम, ये सब उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं, तो इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। शारीरिक विकारों की चिकित्सा, जैसे मान लीजिए आपके बोलने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जीभ में कुछ प्रॉब्लम है या वाक्य यंत्र में आपकी कोई दिक्कत है, तो आप उसका उपचार करा लेंगे तभी आपका उच्चारण दोष सही हो जाता है। अशिक्षित परिवारों में शिक्षा की व्यवस्था, जैसे आप मान लीजिए किसी से बीहड़ इलाके से आते हैं जहाँ पर शिक्षा का प्रचलन नहीं है, तो अगर उस परिवार को शिक्षित कर दिया जाए तो वहाँ की जो आने वाली भावी पीढ़ियाँ हैं वो शिक्षित होंगी और उनका उच्चारण सही हो जाएगा। क्षेत्रता के प्रभाव का अंत, यानी आपकी जो भाषा है उस पर जो बोलियाँ हावी रहती हैं उसका प्रभाव जो है खत्म कर देने से भी आपका उच्चारण कौशल सही हो सकता है। अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण कराया जाए, तो मैंने आपको जो बताया कि कोई अध्यापक है गलत उच्चारण कर रहा है, अगर उसको ट्रेनिंग दे करके उसका उच्चारण कौशल सुधार दिया जाए तो भी बच्चे जो है सही सीखेंगे। उच्चारण अभ्यास कराया जाए, यानी जो जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी कक्षाओं के बालक को जो है बोला जाता है हिमला या पहाड़ा जो है देखे होंगे आप, जो उनको जोर जोर से बोल बोल के पढ़ाया जाता है जिससे उनका उच्चारण कौशल अच्छा हो। जो छोटे बच्चे रहते हैं वो जितने ज़्यादा बोलेंगे उतने ज़्यादा उनका उच्चारण कौशल अच्छा हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आज आप लोगों ने देखा जो है श्रवण और उच्चारण कौशल, तो उम्मीद करते हैं आपको आज अच्छा पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।